नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आज आपके लिए बीएसटीसी सेकेंड ईयर जो सेकंड पेपर है आपका, उसके यूनिट नंबर सेकंड के बारे में आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यूनिट का नाम है शिक्षा संचालन व्यवस्था। यानी कि हमारे जितने भी विभाग हैं, जैसे हमारा NCFTE विभाग है, SIERT है, डाइट है और RT अधिनियम है, इन सब के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुदायों के विभिन्न प्रकार के योगदान, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ से, थोड़ा आपको छोटे प्रश्नों को थोड़ा ठीक से पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन सभी से आपको 1 नंबर मिल सकता है इस यूनिट से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और आपको याद भी रखना है ये चीज़ कि RTE अधिनियम 2009 ये हमारे देश में कब लागू किया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2010 को ये तो हमारे देश में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है RTE अधिनियम। अगर देखो यहाँ पर मैं रीट की दृष्टि से मैं इस टॉप पॉइंट पर चर्चा भी करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप लोग अभी इस सीरीज में पढ़ रहे हो कि राजस्थान में कब लागू किया गया था, ये प्रश्न सेकंड नंबर ध्यान दीजिए कि RT अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था। आपकी सीरीज में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2010 को लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है साथियों। आप कितना भी प्रयास कर लेना आप इसको सही करने का, ये प्रश्न यहाँ पर गलत है, आंसर इसका सीरीज के अंदर। इसलिए अगर देश की बात की जाती है तो 1 अप्रैल 2010 है, और राजस्थान की अगर बात की जाती है तो 1 अप्रैल 2011। राजस्थान में 2011 में हुआ था 1 अप्रैल को, जबकि अगर देश की बात की जाती है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके तो 1 अप्रैल 2010। ये माइंड में याद रखना, एग्जामिनर आपका प्रश्न गलत नहीं करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये रीट की दृष्टि से भी कई बार कन्फ्यूजन किया गया प्रश्न को, तो आप लोग याद रखना जब राजस्थान की बात की जाती है ना, तो यहाँ पर ये 1 अप्रैल 2010 क्यों करेक्ट माना गया है, क्योंकि इसमें 2011 नहीं दिया गया है, इस वजह से इसको सही मान लिया गया ऑप्शन को, जबकि ये गलत है। ऑप्शन इनको देना चाहिए था 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन यहाँ पर देना चाहिए था, तब जाके ये करेक्ट होता। तो याद रखना जब राजस्थान की बात की जाती है तो 1 अप्रैल 2011 आंसर आएगा राइट, और जब पूरे नेशनल की बात की जाती है, देश की बात की जाती है, तो 1 अप्रैल 2010 आएगा सही। क्लियर, ये आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना है और यही आपका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रीट भी। आप किसी भी गाइड में पढ़ लेना, STC को मद्देनजर नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो याद रखना, अब वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए 42वें संविधान संशोधन 1977 में हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका शॉर्ट नाम है MHRD, ठीक है ना, तो इसका गठन कब किया गया था। तो याद रखना 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को इस MHRD का गठन किया गया था, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, आगे बात करते हैं। NCERT की स्थापना कब की गई थी। NCERT, ये आपको ये बताना है कि NCERT की स्थापना कब की गई थी साथियों। ये 1961 में की गई थी। कब हुई थी NCERT की स्थापना? 1961 में। क्लियर। और NCERT का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन, ठीक है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्थान कौन सी है। तो भाई वो है हमारी SIERT, ये अलग होती है SIERT, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है और ये काम करती है हमारे पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को मार्गदर्शन करने का। बात करते हैं हमारे भी डाइट। आप लोग जब आप STC कर रहे हो तो STC की हर ज़िले के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज होती है जिसको हम जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, यानी डाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो ये हमारी कब बनाई गई थी, इसको स्थापित करने का सुझाव जो दिया गया था वो कब दिया गया था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर दिया गया था, तो दूसरी शिक्षा नीति थी हमारी,
ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई थी, तो 1968 में बनाई गई थी पहली शिक्षा नीति। दूसरी आई थी 1986 के अंदर, और जो अब वर्तमान में चल रही है हमारी तीसरी शिक्षा नीति, वो है हमारी शिक्षा नीति 2020, जब वर्तमान में अब है, ठीक है, लागू होगी ये 2025 में इसको लागू किया जाएगा भाई। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग को अंग्रेजी में संक्षेप में कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे हम CMDE, ठीक है ना, CMDE। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि कैरिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, ये इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में। अब बात करते हैं अगला, राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख जो ऑफिसर होता है वो होता है हमारा शिक्षा मंत्री, इसका मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। वर्तमान में हमारे VD कल्ला है। और बात करते हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे जयपुर में स्थित है। निदेशालय का मंडल स्तर पर अधिकारी क्या कहलाता है, वो होता है साथियों उपनिदेशक। कौन कहलाता है, उपनिदेशक। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्व शिक्षा अभियान के निम्न उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये हमारे सभी उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के कि 6 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के समस्त बालकों का विद्यालय में नामांकन होना चाहिए, और 100% विद्यालयों में बच्चों का ठहराव होना चाहिए, नहीं एडमिशन होना चाहिए, वो इधर उधर भागे नहीं टीसी कटा के। लिंग भेदभाव समाप्त होना चाहिए, दैट इज उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये भी अच्छा है कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रमुख कौन होता है, तो याद रखना मानव संसाधन जो विकास मंत्री है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक सर्वा प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना इंपॉर्टेंट कि केंद्र सरकार, देखिए आप लोग, केंद्र सरकार अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्व का संपादन किन संस्थानों की सहायता से करती है, तो वे संस्थानें आपको याद रखनी है कि कई सलाहकार समितियां बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करती है साथियों। तो वो बोर्ड हैं आपके, याद रखना, उन बोर्डों के नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, उसके बाद में विश्वविद्यालय आयोग भी होते हैं, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान यानी परिषद भी होती है। तो इनके माध्यम से केंद्र सरकार अपनी शिक्षा के दायित्व को पूरा करती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं समुदाय के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी कि समुदाय का शैक्षिक महत्व क्या है, एक शिक्षा के अंदर समुदाय का महत्व क्या होता है। तो देखिए, बालक की शिक्षा में समुदाय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के विकास, उसकी आदतों, व्यक्तिगत विशेषताओं तथा रुचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जैसे समुदाय में बालक रहता है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। यदि बालक अनुशासित तथा सृजनशील लड़कों के समुदाय में रहता है तो वह भी उनके जैसा बन जाएगा। अगर बालक समुदाय से बहुत सी बातें भी सीखता है और इन बातों को सीखने में अनुकरण विधि का सहारा लेता है। समुदाय की विधियों तथा व्यवहारों को बालक ज्यों का तो ग्रहण करने की चेष्टा करता है। स्पष्ट है कि देश के क्षेत्र में समुदाय का ठीक वही स्थान है जो परिवार तथा समाज का होता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये 3 प्रश्न आप लोगों के और आते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं अपनी, एक तो है न्यूपा। न्यूपा का मतलब होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, और दूसरी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, एक प्रश्न आपका आएगा इनमें से। दूसरी है न्यूपा के कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख। तो न्यूपा का कार्य आपसे पूछा जाए तो देखना आप लोग कि शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचारों तथा परामर्शी सेवाओं का प्रसार करना आदि शामिल है। और NCERT और न्यूपा का पूरा नाम आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, अभी आपको जस्ट ऊपर पढ़ ही लिया आपने, तो वो है आपका न्यूपा का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और NCERT का तो आप जानते ही है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपके 2 नाम है और वो पूछे जा सकते हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप लोग टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब आता है आपका प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा पूछा जाएगा और बड़े पूछे जाएगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत
जो चीज़ें आती है ना, इसको क्यों लागू किया गया था, वो सारी चीज़ें बड़े प्रश्न में मिलेंगी। लेकिन इसको कब प्रारंभ किया गया था, याद रखना, सितंबर 2004 में मिड डे मील योजना चालू की गई थी। यानी मध्याह्न के समय, यानी रेस्ट के समय विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाना गवर्नमेंट विद्यालयों के अंदर, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर। और SIRT का पूरा नाम आपको याद रखना है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, या संस्थान, याद रखेंगे आप लोग इसका पूरा नाम। और SIRT का जो विभाग है वो अजमेर में स्थित है, ठीक है। कौन सा विभाग है, प्रौद्योगिकी विभाग जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। अब देखते हैं हम डाइट के कौन कौन से प्रभाग होते हैं। हमारे जो जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है उनके प्रभाग कौन कौन से, उनके पार्ट कौन कौन से, उनको किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षा विभाग एक तो ये होता है, दूसरा है कार्यान्वयन प्रभाग, तीसरा है जिला संदर्भ इकाई प्रभाग, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रियाएं नवाचार एवं समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और योजना एवं प्रबंधन विभाग। आप जब कभी डाइट कॉलेज के अंदर जाते हो ना, तो साथियों डाइट कॉलेज में हर एक कमरे के आगे आपको ये नाम मिलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक रूम के आगे आपको, रूम के सामने आपको ये नाम मिलेंगे कि इस रूम के अंदर ये विभाग बैठता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस डाइट की स्थापना क्यों की गई थी। तो डाइट की स्थापना 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी जो थी उसके अंतर्गत किया गया था, जो शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और प्राथमिक शिक्षा स्तर में गुणवत्ता उन्नयन और नवाचार शिक्षा की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए इसका किया गया था स्थापना। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा 1987-88 में जिला स्तर पर यह डाइट संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया था, ठीक है ना। तो 1987-88 में डाइटों की स्थापना होने लग गई थी। कौन सी शिक्षा नीति के अंतर्गत, 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत दूसरी जो नीति थी, क्लियर भाई। अब हम बात करते हैं राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षा सचिवालय का क्या कार्य होता है। तो आप लोग 20 मिनट से 30 मिनट आप लोग रेगुलर क्लास लेंगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ जैसे ही आपकी ये एग्ज़ाम ख़त्म होंगी तो आपको रीड की क्लासें भी बहुत अच्छे तरीके से, मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। और हमारे एप्लीकेशन को आप लोग ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेशन को आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उसमें 20 मॉडल पेपर दिए गए हैं, और वो 20 मॉडल पेपर आपको आपके परीक्षा पेपरों में प्रश्न कोई अंक अच्छे दिलवाएंगे। वो प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे और उसकी भाषा भी बहुत सरल मिलेगी आपको, ठीक है भाई। अब देखिए, अब आते हैं हम कि एक शिक्षा सचिवालय का कार्य क्या होता है। शिक्षा सचिवालय राज्य के लिए शिक्षा नीतियों का निश्चित करता है। शिक्षा सचिवालय राज्य शिक्षा संबंधी मसलों, सरकारी नियमों के अधीन कार्य करने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुशासन संबंधी समस्याओं को निपटाने का काम भी करता है। और शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशालय के बीच एक कड़ी का रूप में काम करता है। कौन, शिक्षा सचिव करता है। शिक्षा सचिव कौन होता है, एक सचिवालय का मुखिया होता है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, ये डाइट का पूरा नाम आपको पढ़ लिया होगा और आपके कार्य भी आप जानते होंगे, ये प्रश्न भी आप लोग पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है ना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई शिक्षा के संदर्भ में समवर्ती सूची में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो समवर्ती सूची में हमारी शिक्षा को भी शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक विषय हैं उनके महत्व के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विधायी शक्तियाँ होती हैं उनका बंटवारा किया जाता है सूचियों के आधार पर। संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में कुछ विधायी विषयों के संबंध में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है, और 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक तो है हमारी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब हम प्रत्येक सूची के बारे में आपसे विस्तार से बात भी करेंगे कि कौन सी सूची के अंदर कौन कौन से विषय यानी कौन कौन से कार्यों को लिया गया है। संघ जो सूची है साथियों, इस पर कानून बनाने का काम करती है संसद, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं रक्षा, बैंकिंग, संचार, विदेश मामले, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची के अंदर बात करते हैं तो इसमें कानून बनाने का काम होता है राज्य विधानमंडल को, यानी राज्य सरकार को होता है। और इसमें 66 विषय रखे गए वर्तमान के अंदर, ठीक है। पहले 66 विषय थे, लेकिन राज्य सूची में अब वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय रह चुके हैं। पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय रह चुके हैं। और इसमें आते हैं पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, जेल जैसे आदि कार्य, ठीक है।
अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में संसद और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही अनिवार्य होता है, मान्य होता है। तो इसके अंदर शिक्षा को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार पहले मूल संविधान में शिक्षा को राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था, लेकिन हमारी एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के बाद और शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक 42वां संविधान संशोधन किया गया था हमारी संविधान में 1977 के दौरान। तो यहाँ पर शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर किस में जोड़ा गया था, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। तो अब वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत है और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और वैसे एक सूची और होती है, साइबर सूची होती है, जिस पर कानून बनाने का काम जो होता है वैसे केंद्र सरकार का होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आरटी अधिनियम 2009। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विशेषताएं आपको याद रखनी है कि आरटी एक्ट 2009 के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को नज़दीकी विद्यालय जो होते हैं गवर्नमेंट, उनमें फ्री यानी मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान की गई है। यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जितने भी बच्चे होते हैं सबको निःशुल्क सेवा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं आसपास के, उन सभी प्राइवेट विद्यालयों में 25% आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है, एससी और एसटी के विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए। तो उन बच्चों की फीस भी नहीं लगती। इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के समय बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क या डोनेशन देना नहीं पड़ता और ना ही शिक्षा लेने से उन्हें रोका जा सकता। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध है। आप लोग आरटी की जब धाराएं पढ़ेंगे, आरटी की भैया धाराएं आपको याद रखनी है 2009 की। आरटी अधिनियम 2009 और अधिनियम 2011 आपका रीट के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको निर्मल क्लासेस करौली चैनल पर पढ़ाए हैं। यदि 6 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसकी उम्र के अनुसार उस कक्षा में उचित रूप से प्रवेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है वहां पर 3 वर्ष तक के अंदर अंदर विद्यालय का निर्माण भी किया जाता है और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी निभाई जाती है। गैर मान्यता प्राप्त अगर कोई विद्यालय व्यक्ति चलाता है तो साथियों वो दंडनीय अपराध है। किसके अंदर, आरटी के अंतर्गत। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होती है। तो ये अपने आरटी अधिनियम की 2 विशेषताएं आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो देखिएगा और कौन सा आता है। केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर। शिक्षा के क्षेत्र में संचालित केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कई कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम कहलाते हैं। यानी जो केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार जिन कार्यक्रमों को चलवाती है ना, वो कहलाते हैं केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम। राज्यों में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वित्तीय सहायता देकर के राज्य सरकार उनको चलाती है। एक होती है रामसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये सब रीट के टॉपिक है साथियों, कोई अलग नहीं है। माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा भी दी जाती है, ये कार्यक्रम भी होता है। और एक मिड डे मील कार्यक्रम, ये भी हमारा मिड डे मील कार्यक्रम जो है ना, ये भी 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। राज्य सरकार इनको संचालित करती है, केंद्र सरकार उनको बजट देती है। तो ये अपने 4 कार्यक्रम है, ये आपको याद रखने, ठीक है भाई। जो केंद्र सरकार पैसा देती है राज्य सरकारों को, फिर राज्य सरकार उनका संचालन करती है, ठीक है। ये कहलाते हैं केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों के चारों जो कार्यक्रम आपको बताए गए ना, ये सब रीट में आगे बहुत ज़्यादा मैटर रखेंगे, वर्णन भी आपको पढ़ाएंगे आगे। SIRT के कार्यों में समानता और असमानता का उल्लेख पढ़ लीजिए आप लोग, क्या फ़र्क पड़ता है। आधी घंटे अगर आप क्लास लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। SIRT के कार्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। तो देखिए, दोनों ही संगठन में शैक्षिक कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित कर उनको नवीनतम नवाचारों से अवगत कराया जाता है। SIRT और NCERT दोनों ही विद्यालय शिक्षा की गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण भी करते हैं। दोनों ही संगठन लड़कियों व वंचित वर्गों के शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का संचालन भी करते हैं। और दोनों ही संगठन शिक्षकों व विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान सेमिनार, विज्ञान एवं जनसंख्या प्रदर्शनी, जीवन कौशल विकास मेला, विज्ञान
शिक्षण और पत्रवाचन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित भी करवाते हैं। अब इनके कुछ डिफरेंट कार्य भी होते हैं साथियों। SIRT और अपनी जो NCERT है, इनमें असमानता क्या होती है वो भी आप लोग सुने। SIRT प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया, पैटर्न, 8वीं बोर्ड परीक्षा जो वैकल्पिक होती है, नियमावली आदि तैयार करती है, जबकि NCERT इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई काम नहीं करती। SIRT प्राथमिक स्तर पर BSTC शिक्षा क्रम का निर्माण करती है, जबकि NCERT नहीं करती। अब आपको समझ में आ गया, आप लोग BSTC जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो SIRT के द्वारा संचालित होता है, ठीक है। NCERT का इसमें कोई योगदान नहीं है। SIRT अपनी जो डाइट संस्थान है उनके लिए वार्षिक पाठ्यांक, शैक्षिक संबलंबन व डाइट के अकादमिक कार्यक्रमों का प्रबोधन करती है, जबकि NCERT का इसमें कोई योगदान नहीं है। SIRT नेशनल टैलेंट जो सर्च है यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन कभी नहीं करती। इनको कौन करता है? इनको NCERT करती है भाई। इनको कौन करती है? NCERT करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये आगे हम बात करते हैं, तो ये आप लोग पढ़ के जाना है भाई। अब हम बात कर रहे थे कि मिड डे मील जो है इसकी व्यवस्था क्या होती है, यानी समावेशी शिक्षा कार्यक्रम और मिड डे मील, इन दोनों का वर्णन आपको याद रखना है और ये अभी आपको हम पढ़ाते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में समान भागीदारी से शैक्षिक उपलब्ध कराए जाते हैं अवसर। वर्तमान में यह योजना राज्य के समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चल रही है। कौन सी? समावेशी शिक्षा। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को, निःशक्त जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है और उनका विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन और उनका ठहराव भी किया जाने का प्रयास किया जाता है। सामान्य विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवा करके उनको सामान्य विकास के लिए तैयार करना, ये क्या होता है? समावेशी शिक्षा का काम। अब हम मिड डे मील की बात करते हैं यहाँ पर। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम है ये हमारा केंद्र सरकार का केंद्रीय प्रवर्तन योजना के अंतर्गत चलाया गया था 15 अगस्त 1995 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। इसके पश्चात सितंबर 2004 में इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से परिवर्तित करते हुए इसमें एक मेनू बनाई गई थी कि भाई मेनू के आधार पर विद्यालयों में पका हुआ भोजन की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी जो विद्यालय हैं या अनुदानित स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित स्कूल है या मदरसा है जो सरकारी संस्थान है, उन सब में ये कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने और विद्यालयों में छात्रों के नामांकन और उनकी उपस्थिति में वृद्धि करने, ड्रॉप आउट को रोकने, जो टीसी कटा के ले जाते हैं उसको कम किया जाए और सीखने के स्तर को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो, इस वजह से इस कार्यक्रम को चलाया गया था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। ये देखिए कि शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्य जो प्रयास हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखेंगे सबसे पहले शिक्षा के लिए शिक्षा और नारी में समानता, पहला जो कार्यक्रम था ये था। ठीक है, पहला प्रयास कि महिला निरक्षरता की दर अधिक बढ़ी, उच्च शिक्षा में लड़कियों का कम प्रतिनिधित्व और महिला अध्यापक कम अनुपात जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए ये समय समय पर कार्यक्रम पारित किया गया था। सभी के लिए समान शिक्षा हेतु निःशुल्क और अनिवार्य अधिनियम लागू भी किया 2009 वाला। लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु समय समय पर कई योजनाएं भी चलाई गई थी, जैसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क स्कूटी योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, छात्रवृत्ति योजना, अपनी बेटी योजना, ये सब लड़कियों के लिए चलाई गई है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए भी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी शिक्षा दी गई है। तो राजस्थान में जो क्रियान्वित है योजनाओं को वर्तमान स्थिति की जांच भी की जाए और जितने भी SC ST और OBC के विद्यार्थी हैं उनमें साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था और वंचित वर्ग की शिक्षा को भी इसमें ध्यान रखा गया और सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को भी इसमें ध्यान रखा गया था। तो ये कार्यक्रम आपके चलाए गए थे, इनको सबको आपको याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की भूमिका एवं विद्यालयों के साथ संबंध क्या होते हैं। तो ये प्रश्न है अपना कि राजस्थान शिक्षा के सार्वजनिकरण के समांतर 2009 से 2017 तक राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक, शैक्षिक और भौतिक गतिविधियों की गुणात्मक सुदृढ़ता निश्चित करने के लिए राजस्थान के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विद्यालयों
हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन भी किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की भूमिका क्या है इसमें शिक्षा के अंदर। तो ये है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम रामसा बोलते हैं, उसका संचालन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर जो माध्यमिक विद्यालय हैं एवं 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 2017 तक नामांकन दर को 100% करने और वर्ष 2020 तक 100% ठहराव का लक्ष्य करने के उद्देश्य से इस रामसा का संचालन किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद कर लेना है। अब आपका अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक बालक की पहुंच व उपलब्धता तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना, आर्थिक सामाजिक असमानता व लिंग भेद समाप्त करना, सभी विद्यालयों में निर्धारित मानदंडों को सुनिश्चित करना और 5 वर्ष में सकल नामांकन दर 75% करना, वर्ष 2017 तक सभी बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था करना और वर्ष 2020 तक 100% ठहराव करना। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्नों को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ इनको, मैं आपको इसको कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका कोर्स है वो आपके खुराना स्टडी ऑफिशियल पर आपको पढ़ना है। और इसमें निबंधात्मक प्रश्न इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैंने बहुत अपनी अच्छी भाषा में उनको लिखा भी है, उसमें कोई और अदर भाषा नहीं है। तो आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और फटाफट से और अपनी PDF जो हैंड रिटन है उनको आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो आपका और भी जल्दी अच्छी तरीके से काम हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और प्रश्नों की जो लंबाई है ना वो भी मैंने शॉर्ट एंड स्वीट भी लिखी है। ठीक है साथियों, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कोर्स को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।